दोस्तों, जब किसी नौजवान की भर्ती आर्मी में होती है तो सबसे पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग के दौरान ऐसा कहा जाता है कि जो नौजवान ट्रेनिंग के अंदर जितना ज़्यादा पसीना बहाता है, जितनी शिद्दत से ट्रेनिंग करता है, युद्ध के मैदान में उसका रक्त उतना ही कम बहता है। दोस्तों, मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, यह हमारे जीवन बीमा कारोबार की ट्रेनिंग है। मैं जब भी किसी वीडियो को अपने चैनल पर पोस्ट करता हूं तो मेरा उद्देश्य आपको ट्रेनिंग देना होता है ताकि जब आप फील्ड के मैदान में हों तो आपको सफलता बहुत ही आसानी से मिल सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ और कहना चाहता हूं। अगर आप वीडियो के थंबनेल और वीडियो के टाइटल को देखकर हमारी इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं और आप यह सोच रहे हैं कि यह जो जानकारी है सिर्फ LIC के सर्वे फॉर्म से संबंधित है, तो मैं आपसे कहूँगा कि ऐसा नहीं है। मान लीजिए आज की डेट में आप MDRT कर चुके हैं, आप किसी क्लब के सदस्य हैं, आप MDRT से COT नहीं कर पा रहे हैं, आप COT से TOT नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप क्लब मेंबर तो हैं लेकिन आप उछाल नहीं ले पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपको ऐसे रास्ते प्रदान करेगी जिस पर चलकर आप इस तरह के उछाल ले सकते हैं। कुल मिलाकर आप अपने बीमा कारोबार में बेहतर बदलाव ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, इसके नोट्स तैयार करें और इस पर अमल करें। तो चलिए अब आपके समय को नुकसान किए बिना हम इस जानकारी को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप फील्ड में सर्वे करने के लिए जाते हैं तो सर्वे फॉर्म में ऊपर जहां क्लाइंट की कॉन्टेक्ट डिटेल लेने का जो ब्यौरा होता है, आज की यह वीडियो उस कॉन्टेक्ट डिटेल के बारे में ही मूल रूप से जानकारी दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप सर्वे फॉर्म पर काम नहीं करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप फील्ड में आम तौर पर भी अगर काम करने के लिए जाते हैं और जब आपको क्लाइंट का कॉन्टेक्ट डिटेल लेना होता है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि भविष्य में आपका फ्यूचर बेहतर हो सके, आज की यह वीडियो मूल रूप से इस टॉपिक पर निर्भर है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल क्या है कि जब भी आप प्रपोजल फॉर्म भरते हैं तो प्रपोजल फॉर्म को भरते समय एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बीमा खरीदने का उद्देश्य क्या है। आप क्या लिखते हैं? मुझे लगता है कि हम में से 99% लोग, या मैं तो कहता हूं कि 100% लोग उसका उत्तर लिखते हैं बचत एवं सुरक्षा, सेविंग एंड सेफ्टी। क्या मैं सही हूं? चलिए, आप जो प्रपोजल फॉर्म में लिखते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या जब भी बीमा बेचा जाता है तो उसका उद्देश्य सेविंग एवं सेफ्टी ही होता है? मेरे अपने खुद के फील्ड के अनुभव रहे हैं और मुझे यकीन है कि आपके भी अपने फील्ड के अनुभव रहे होंगे। हाँ, यह कह सकते हैं कि आप जब क्लाइंट को बीमा पॉलिसी समझा देते हैं, क्लाइंट को आपने मैच्योरिटी बहुत अच्छा बता दिया, आपने क्लाइंट को डेथ क्लेम के लिए डरा दिया और सब कुछ करने के बाद क्लाइंट मोटिवेट हो गया कि चल यार, तू इतने दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ था तो एक बीमा लेके चला जा। आपने बीमा कर दिया। उस समय आपने सिर्फ बीमा बेचा। लेकिन मेरी इस बात से आप सहमत होंगे कि जब आप पॉलिसी बेच देते हैं, साल भर 1.5 साल के बाद जब क्लाइंट पॉलिसी चला चुका होता है तो आप उस क्लाइंट से एक बार पूछ कर देखिए ना कि यार एक बात बताओ, जब ये पॉलिसी पूरी होगी तो आप इस पैसे का क्या करोगे? हाँ, एक बात हो सकता है कि जब आप पॉलिसी बेच रहे हो उस समय क्लाइंट ने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया था, उसने सिर्फ यह सोचकर किया था कि चलो यार एक बीमा हम खरीद लेते हैं। लेकिन क्लाइंट जैसे ही प्रीमियम जमा करना शुरू करता है उसके माइंड सेट में यह बनना शुरू हो जाता है कि इसकी जो SB का पेमेंट मिलेगा तो इस पैसे का मैं उपयोग यहाँ पर कर लूँगा, इस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी मिलेगी इसका उपयोग हम यहाँ पर कर लेंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर नहीं सहमत हैं तो आप फील्ड में इस तरह की जो आपके ग्राहक जिनको आपने पॉलिसी बेचा हुआ है, आप इस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछ कर देखिएगा ना, क्लाइंट क्या बोलता है। दोस्तों देखिए, आमतौर पर हम यही बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम क्लाइंट को पॉलिसी समझाते हैं, लेकिन प्रपोजल फॉर्म को भी अगर देखिए तो वहां पर बीमे का उद्देश्य पूछा जाता है। और मुझे लगता है कि अगर आप अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत उद्देश्य से करते हैं, ऐसी कंडीशन में आप बड़ा बीमा बेच सकते हैं और इस आधार पर जो बीमा बेचेंगे वह बीमा हमेशा इनफोर्स कंडीशन में रहेगा। अब हो सकता है कि आपके मन में यह विचार हो कि आप क्लाइंट से जाकर पूछें कि यार एक बात बताओ, आपकी ज़रूरत क्या है? तो क्लाइंट बोलेगा मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। आप उससे कहो कि मैं आपको पॉलिसी बेचने के लिए आया हूँ, आप बताइए किस किस चीज़ के लिए आपको पॉलिसी खरीदनी है। तो क्लाइंट बोलेगा कि मेरे पास पहले से बहुत सारा बीमा है।
मेरे एजेंट बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को एक पॉलिसी दी हुई है, वो भले 15 साल पहले 25,000 रुपया का बीमा खरीद के रखा हो, लेकिन वो बोलेगा कि मैंने एक पॉलिसी खरीद के रखी है, हमको बीमा की ज़रूरत नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम क्लाइंट से उसके उद्देश्य जानने की कोशिश करते हैं तो क्लाइंट हमको सुनने को तैयार नहीं होगा, क्लाइंट हमको नकार देगा। चलिए अब मैं इसको दूसरे तरीके से आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए क्लाइंट उद्देश्य बताने को तैयार नहीं है, तो क्या हम क्लाइंट के उद्देश्य को क्रिएट नहीं कर सकते हैं? लेकिन इस उद्देश्य का मतलब कुल मिलाकर कारण से है कि हम बीमा पॉलिसी बेचने के लिए हम कारण पैदा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको तो समझना होगा कि एक व्यक्ति बीमा क्यों खरीदता है। मुझे पता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि अब एक जो यूट्यूबर है वो आपको बताएगा कि क्लाइंट बीमा क्यों खरीदता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा क्योंकि ये ट्रेनिंग का हिस्सा है तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को सुन लें। मैं जानता हूँ आप सभी अपने आप में व्यस्त हैं, मैं अपने कुछ सुझाव दे रहा हूँ, हो सकता है कि आपके लिए काम आ जाए। तो दोस्तों, बीमा पॉलिसी खरीदने के कई उद्देश्य हो सकते हैं। मूल रूप से अगर देखा जाए तो LIC का एक जो सामान्य एजेंट है, जब ग्राहक को बीमा पॉलिसी समझाने के लिए जाता है तो उसके माइंड सेट में मूल रूप से 4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है कि हम क्लाइंट को रिटायरमेंट के आधार पर मोटिवेट करेंगे तो क्लाइंट पॉलिसी खरीद लेगा और वो हम उसको पॉलिसी भेज देंगे। दूसरा होता है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए अगर हम प्लान बताएंगे तो क्लाइंट पॉलिसी खरीद लेगा। तीसरा होता है कि अगर हम मैरिज प्लान की बात करेंगे, और मैरिज प्लान तो बहुत ज़्यादा LIC में बहुत ज़्यादा सक्सेस रहा है। कन्यादान के नाम पर LIC एजेंटों ने इतनी ज़्यादा पॉलिसी बेची है कि ये अपने आप में बहुत बेजोड़ व्यवस्था रही है। इसके बाद जो चौथा कारण आता है वह आता है इनकम टैक्स बचाने के लिए। यह 4 ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके इर्द गिर्द LIC के लगभग जो लोग पॉलिसी नहीं बेचते, जो लोग नीड बेस्ड सेलिंग करते हैं, वो इन 4 चीज़ों के आधार पर पॉलिसी को अच्छे ढंग से सेल कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी समस्या यह होती है कि यह जो अभिकर्ता होते हैं यह बड़ी बीमा पॉलिसी नहीं बेच पाते। एक एवरेज पॉलिसी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, बहुत हुआ 25 लाख या 50 लाख के रेशियो में पॉलिसी सेल कर दिए। लेकिन करोड़ 2 करोड़ के बीमे की बात आ जाए, 5 करोड़ 10 करोड़ के बीमे की बात अगर आ जाए तो एक सामान्य एजेंट नहीं बेच पाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ में आती है वह यह आती है कि हमको वास्तव में अन्य कारणों के विषय में पता ही नहीं है। कारण के विषय में नहीं पता है तो हम उसका प्रेजेंटेशन करें, हम उस और कोशिश ही नहीं करते हैं। आइए कुछ और कारण मैं बताता हूं। देखिए, प्रॉपर्टी के तौर पर भी आप पॉलिसी को सेल कर सकते हैं। इसके बाद लायबिलिटी ट्रांसफर करने के लिए, लायबिलिटी ट्रांसफर से मतलब क्या, वो मैं पारिवारिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक बड़े लेवल पर। जैसे की मैन इंश्योरेंस हो गया, जैसे में हो गया एम्प्लॉयर स्कीम के तहत आप पॉलिसी को सेल करते हैं। एक मास पॉलिसी सेल हो जाती है, मतलब एक जगह सिर्फ अगर पूरे साल आपने काम किया, या फिर मान लीजिए कि 2 साल आपने काम किया और 2 साल में सिर्फ 1 या 2 जगह ही अगर आप एम्प्लॉय स्कीम के तहत पॉलिसी सेल कर लेते हैं तो एक मास नंबर ऑफ पॉलिसी आपको मिल जाती है और बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। ये सारी की सारी पॉलिसियां लगभग इनफोर्स कंडीशन में होती हैं, आपका कमीशन भी बढ़ता है। हाँ, लेकिन इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, आपको रेगुलर लगा होना पड़ता है। इसके बाद अगर आप बड़ा बीमा बेचना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए धर्मशाला जैसी पॉलिसियां हो गई या फिर मंदिर निर्माण जैसी योजनाएं, आप अगर उसको सेल करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो अगर आप क्लाइंट के लिए कोई प्रेजेंटेशन करने के लिए जा रहे हैं तो प्रेजेंटेशन करने से पहले अगर आप कारण निर्माण कर देते हैं, ऐसी कंडीशन में आप बड़ी पॉलिसियां बड़े आसानी से बेच लेंगे और वह पॉलिसी इनफोर्स कंडीशन में होगी जिसका कि लाभ आपको भविष्य में मिलता रहेगा। आपका कमीशन बढ़ेगा, आप क्लब मेंबर के सदस्य बड़े ही आसानी से बन पाएंगे। तो यह जितने भी कारण हैं इनको हम अपने आने वाली जो वीडियोस हैं सर्वे फार्म के ही कोर्स में हम इनको शामिल कर रहे हैं, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। हम लौटते हैं अभी सर्वे फार्म के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हमको जो भी जानकारी देनी है उसके लिए यह बताना आपके लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस चीज़ को शामिल किया है। अब चलते हैं हम सर्वे फार्म के ऊपर। जब आप सर्वे फार्म ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर आपको एजेंसी कोड लिखना होता है, इसके बाद क्षेत्र का नाम लिखना होता है। यह जानकारी मैंने पहले भी दी है और आप इसको बड़े आसानी से भर लेंगे। इसके बाद आपको फिर सर्वे फार्म में कॉन्टैक्ट डिटेल भरना होता है। अब देखिए, जब आप सर्वे करने के लिए किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो कैन बी पॉसिबल वह व्यक्ति अपनी डिटेल आपको बता दे, लेकिन यह भी संभव है कि वह अपने बारे में जानकारी देने से उसके मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो। अगर ऐसा होता है
तो मेरा सुझाव यही होगा कि सबसे पहले आप सर्वे फॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको पहले सॉर्ट आउट कर लीजिए, उसके विषय में डिस्कस कर लीजिए, लास्ट में आप कॉन्टैक्ट डिटेल लेकर आप उसको भर दीजिए। लेकिन अब मेरा कहना क्या है, देखिए 8 सितंबर 2024 को मैंने एक वीडियो पोस्ट की हुई थी। मुझे उम्मीद है कि आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा होगा, देखने की इच्छा होगी तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। इस वीडियो का टाइटल था बीमा कारोबार को सफल बनाने के 9 सुनहरे नियम। अब इस वीडियो में मैंने एक जगह जिक्र किया हुआ है कि आपको क्लाइंट से समय समय पर बातचीत करते रहना चाहिए, और उसमें मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। उदाहरण क्या था कि मैं अगर क्लाइंट को फ़ोन करता हूं तो मैं क्लाइंट से कहता हूं कि सर, बच्चा अभी हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुका है, अगर हम उसका एडमिशन जीकअप में करा देते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बहुत बढ़िया जीकअप का कॉलेज है, वहाँ पर अगर बच्चे का एडमिशन अगर हो जाता है तो बच्चे का फ्यूचर सिक्योर्ड होगा, बच्चा काफ़ी आगे बढ़ सकता है। ऐसी जानकारी मैंने दी है। तो अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आप इस तरह की बातें क्लाइंट से कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास बेस तो होना चाहिए ना। आपको विभिन्न प्रकार की जो एजुकेशनल सिस्टम है इसके बारे में कैसे पता होगा, आपको यह कैसे पता होगा कि जो आपका क्लाइंट है उस क्लाइंट का जो बच्चा है वह किस क्लास में पढ़ रहा है, आप उसको कौन सी सलाह देंगे। अच्छा देखिए, इसके अलावा कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। बहुत सारे एजेंटों का ऐसा कहना होता है कि मेरे क्लाइंट का बीमा कोई दूसरा एजेंट लेकर चला गया। मैं आश्चर्य में यह पड़ जाता हूं कि आपके क्लाइंट का बीमा दूसरा कोई एजेंट कैसे ले जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपने कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर काम किया ही नहीं है। अगर आपके ग्राहक को पता चल जाता है कि उसके पड़ोस में कोई बीमा खरीदने वाला है तो आपके ग्राहक के मन में यह पूरी तरह से कोशिश होनी चाहिए कि वह किसी भी तरह से आपको बीमा दिला दे, और इसके लिए आपको प्रयास करने की जरूरत न हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा सिर्फ इस आधार से नहीं हो सकता है कि आप क्लाइंट को बीमा पॉलिसी बेच दें, बीमा पॉलिसी बेचने के बाद आप उनको फ़ोन करके प्रीमियम आपकी अब आ गई है, आपके पॉलिसी की मैच्योरिटी मिलने वाली है, सिर्फ अगर इतना करेंगे ना तो इससे आप कहा जाए कि आप ठीक है एमडीआरटी हो सकते हैं, मान सकता हूँ, लेकिन आप एमडीआरटी बने रहेंगे मैं यह नहीं मान सकता। आप एमडीआरटी से सीओटी चले जाएंगे मैं नहीं मान सकता। इस स्तर पर टिके रहने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत होगी। वह एक्स्ट्रा क्या है? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपके क्लाइंट बेस में कितने ऐसे बच्चे हैं जो रोजगार की तलाश में हैं। मुझे लगता है कि आपके पास, अगर मैं वर्तमान में अभी पूछूं तो आपके पास डेटा ही नहीं होगा। क्या आपने किसी एक बच्चे के लिए भी यह कहा है कि अरे यार है क्या ना, वो आप वहाँ पर चले जाओ, वो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पर लैब बॉय की जगह खाली है, आप वहाँ पर जाके अप्लाई करो ना। आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते? आप ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपने कभी इस ओर विचार ही नहीं किया है, कभी इस ओर आपने सोचा ही नहीं है, कभी इस ओर आपने कोई काम ही नहीं किया है, और आप यह कहते हैं कि आपका ग्राहक दूसरे को बीमा दे देता है। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। आज की डेट में तमाम जो है वो रोजगार की साइटें हैं ना, naukri.com और तमाम तरह की साइटें अवेलेबल हैं। क्या आपने अभी तक अपने किसी भी एक ग्राहक के सामने बैठकर उसके बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया है, या रजिस्ट्रेशन उसी से करवाया है कि बेटा रोजगार.com पर आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर लो? क्या आपने ऐसा किया है क्या? इसके बावजूद आप कहते हैं कि आपका ग्राहक आपको छोड़कर दूसरे से बीमा करा लिया। भाई वो क्यों नहीं कराएगा? अगर आप यह मानकर बैठे हैं कि आप आपके क्षेत्र के सबसे बेस्ट एजेंट हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि आप अपनी जगह पर सही हैं। आपके क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे एजेंट होंगे जिनकी जानकारी आपसे ज़्यादा होगी। आपके क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे एजेंट होंगे जो रिबेट देकर बीमा कर लेते होंगे। आपका ग्राहक आपसे क्यों जुड़े भाई? क्या आपने आज तक किसी क्लाइंट के घर में शाम को बैठकर चाय पी है, उसके बच्चे को बुलाकर आपने उससे बातचीत किया है, बेटा तुम क्या कर रहे हो? बेटा तमाम तरह की रोजगार वेबसाइटें हैं, आपने वहाँ पर कहीं अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है? क्या आपने कभी अखबार के पन्नों को पलटते हुए किसी रोजगार के विज्ञापन को देखा और उस विज्ञापन को क्लिक करके अपने क्लाइंट को शेयर किया है? आप तो बस वही करते हैं कि LIC की यह पॉलिसी आ गई, इतना पैसा जमा करो, इतना मैच्योरिटी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको इस दिशा में विचार करना होगा। तो आप इस तरह की जानकारी क्लाइंट को कैसे दे पाएंगे? इस तरह की जानकारी देने के लिए क्लाइंट का पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए। आप क्लाइंट को फ़ोन करते हैं और क्लाइंट से कहते हैं कि सर जो आपका छोटा वाला बच्चा है ना, सर उसका क्या नाम है? सर आपकी जो बड़ी वाली बेटियां है किस क्लास में पढ़ रही है? अगर आप इस तरह से अपने क्लाइंट से संपर्क करते हैं
तो आपका क्लाइंट बिल्कुल अच्छा करता है कि वह किसी दूसरे एजेंट से बीमा करा लेता है, क्योंकि आप तो रिबेट देंगे नहीं, आप समझाएंगे पॉलिसी, उसको वहाँ पर कम से कम रिबेट तो मिलेगा। दोस्तों, अगर आप यह चाहते हैं कि आपका क्लाइंट आपको छोड़कर न जाए, अगर आप यह चाहते हैं कि आपके क्लाइंट के पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर किसी एजेंट से बीमा कराने की बातचीत भी कर रहा हो, लेकिन आपका यह क्लाइंट दिल से लग जाए कि वह बीमा किसी भी तरह से आपको दिला दे, तो दोस्तों इसके लिए कुछ बेहतर करना पड़ेगा। आप जब क्लाइंट को फ़ोन करें तो फ़ोन करके आप यह न बोलें कि सर छोटी वाली बिटिया का नाम क्या है। आप उस छोटी वाली बिटिया का नाम लेकर बुलाएं। क्लाइंट को ये लगना चाहिए कि यार इनको मेरे बच्ची का नाम पता है, मेरा बच्चा 3rd क्लास का एग्ज़ाम देकर आया है, इसको ये पता है। दोस्तों, ये देखने में बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा असर करती हैं। तो जब आप सर्वे के लिए जाते हैं तो सर्वे करने के दौरान आपका प्रयास यह होना चाहिए, या फिर अगर आप किसी भी व्यक्ति से नॉर्मली तौर पर भी मिल रहे हैं तो आपका प्रयास यह होना चाहिए कि उसका मैक्सिमम डाटा आपके पास आए। अब वो मैक्सिमम डाटा कैसे आएगा, इसको खोजने का तरीका आपका है। क्या क्या डेटा आपके पास होना चाहिए, आइए अब हम उसको बताते हैं। और यह डेटा आप कैसे रखेंगे हम इसकी भी जानकारी देंगे, क्योंकि ठीक है, मान लीजिए आपने अपने मोबाइल में क्लाइंट का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका पता नोट कर लिया, लेकिन अब उसके मान लीजिए आप क्लाइंट को फ़ोन करने जा रहे हैं और आपको उसकी बिटिया का नाम आपको जानना है, तो आप कैसे उसका नाम जानेंगे? तो वो सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लें। सबसे पहले आपको चाहिए कि क्लाइंट के परिवार के जितने भी सदस्य हैं आप सभी का नाम नोट करें। दूसरा चीज, ग्राहक के साथ उनका संबंध क्या है यह आपको नोट करना चाहिए। बच्चे किस क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर बड़े हैं, जैसे अगर उसकी हाउसवाइफ है या अगर उसका हस्बैंड है, तो उनकी उम्र क्या है, उनका नाम क्या है, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, वह कहाँ काम करते हैं, उनकी मैरिज एनिवर्सरी क्या है, वह जो कारोबार करते हैं वह कारोबार किस तरह का है, क्या वह किसी ऐसे रोजगार से जुड़े हुए हैं जहां पर उनको विभिन्न तरह के लोगों की ज़रूरत हो, यानी कि वह एम्प्लॉयमेंट दे सकते हों। आपको इसको नोट करना चाहिए। इसके बाद आपको यह पता करना चाहिए कि उस क्लाइंट के परिवार में कितने ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं और कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजगार है। यदि जो बेरोजगार है, जरूरी तो नहीं वह भविष्य में भी बेरोजगार रहेगा, ठीक है, वह आज आपके लिए महत्वहीन हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में वह आपके लिए एक प्रोडक्टिव क्लाइंट बन सकता है। तो आपको यह पता करना होगा कि आज की डेट में उस परिवार में कितने ऐसे सदस्य हैं जो बेरोजगार हैं। अब यह जितना भी विवरण आपने लिया, कौन कौन सा विवरण, परिवार के सभी सदस्यों का नाम, ग्राहक से सदस्यों का संबंध, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, इसके बाद जन्म तिथि, मैरिज एनिवर्सरी, कारोबार की प्रकृति क्या है। कारोबार की प्रकृति से मेरा मतलब यह है कि क्या वह जो क्लाइंट है वह क्लाइंट किसी दूसरे व्यक्ति को रोजगार दे सकता है, इस संदर्भ में मैं प्रकृति की बात कर रहा हूं। इसके बाद उस परिवार में कितने ऐसे सदस्य हैं जो बेरोजगार हैं, यह डिटेल आपको चाहिए। और जब आप इस डिटेल को ले लेते हैं तो आपको गूगल कॉन्टैक्ट का सहारा लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज करते हैं, साथ में मोबाइल का यूज करते हैं, तो दोनों ही, मतलब आपके लैपटॉप में और आपके मोबाइल में एक ही मेल आईडी से लॉगिन होना चाहिए और उसी मेल आईडी के थ्रू आपको गूगल कॉन्टैक्ट सर्च करना चाहिए। अब जब गूगल कॉन्टैक्ट सर्च करते हैं तो उसके अंदर आपको क्लाइंट की पूरी डिटेल, उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें नोट कर लें। अब अगर आप उसमें बिल्कुल नीचे की ओर ध्यान देंगे तो नोट्स का सेक्शन आता है। उस नोट्स के सेक्शन में क्लाइंट के जो परिवार के सदस्य हैं ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या, ये सारी चीज़ें, जितना भी चीज़ें मैंने अभी आपको दिखाया, यह सारी चीज़ें नोट करके सेव कर दें। इसका बेनिफिट क्या होगा, मान लीजिए अगर आप यह डेटा कंप्यूटर से भी सेव करते हैं तो जब आप अपने मोबाइल में गूगल कॉन्टैक्ट का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं और इस गूगल कॉन्टैक्ट को ओपन करते हैं और गूगल कॉन्टैक्ट में जाकर आप क्लाइंट का नाम सर्च करते हैं, तो वहाँ पर आपको क्लाइंट की ये जितने, मतलब ये परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी सारी डिटेल मिल जाती है। मान लीजिए आपके दिमाग से क्लाइंट की छोटी जो बच्ची है उसका नाम भूल रहा है, आप डिटेल में जाइए ना, नोट सेक्शन में देखिए बच्ची का क्या नाम है, आपको तत्काल मिल जाएगा। आप क्लाइंट के बच्ची के नाम से उसको पुकार सकते हैं और यह इतना प्रभावी तरीका है ना,
सीधे क्लाइंट के दिल में आप जगह बना लेंगे। आप इस पर कोशिश करके देखिए, निश्चित रूप से आपको इसका बेनिफिट होगा। अब देखिए सवाल यह आता है कि मान लीजिए आप क्लाइंट को हायर एजुकेशन की सलाह देना चाहते हैं। आप क्लाइंट को फ़ोन करें और बताएं कि सर आपका बच्चा क्या है, हाई स्कूल में पढ़ रहा है, जीकअप का एग्जामिनेशन उसको दिलाना है, या इसी तरह की कोई भी एडवाइस देना चाहते हैं। या फिर आप प्रोग्राम बना रहे हैं कि आपके क्लाइंट का कोई छोटा बच्चा है और उसको हमको प्रेजेंटेशन देना है उसके हायर एजुकेशन के लिए। तो क्या आपके पास वास्तव में एजुकेशनल सिस्टम का एक करेक्ट आंकड़ा है क्या? अगर मेडिकल क्षेत्र में किसी बच्चे को जाना है, अगर उसको एमबीबीएस बनना है तो क्या खर्च आएंगे? क्या इसका एक सही आंकड़ा आपके पास है? क्या यह प्रेजेंटेशन आप क्लाइंट के सामने दे सकते हैं? तो अब देखिए दोहरा बेनिफिट मैं बताने जा रहा हूं। दोहरा क्या, तिहरा लाभ आपको होगा, यानी कि 3 तरह का लाभ होगा। अब सबसे पहले बात तो यह है कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो इसके 2 माध्यम अवेलेबल हैं। पहला माध्यम ऑनलाइन है, दूसरा माध्यम है ऑफलाइन। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखिए मुझे यह पता है कि वीडियो समाप्त होने के बाद आप ऑनलाइन माध्यमों का सर्च करना शुरू करेंगे, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आसान रास्ते को छोड़िए, थोड़ा सा कठिन रास्ता अपनाइए। अगर इस कठिन रास्ते को अपनाते हैं तो आपको 3 तरह का बेनिफिट होगा। ये 3 तरह का बेनिफिट कैसे होगा, सबसे पहले मैं इस डिटेल को दे देता हूं, उसके बाद तब मैं इसके विषय में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मेरा सुझाव यह होगा कि आप जो विभिन्न प्रकार के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट हैं, आप वहाँ पर जाएं, उनके प्रोफेशनल्स से मिलें। आपको वहाँ पर प्रोफेसर्स मिल जाएंगे, टीचर्स मिल जाएंगे, प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे, मैनेजमेंट वहाँ का सिस्टम मिल जाएगा। आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। अगर इस सर्वे फार्म के थ्रू जाते हैं, मिलना बहुत आसान है, आप बड़े ही आसानी से वहाँ रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सर्वे फार्म पर काम नहीं भी करते हैं, सामान्य तौर पर काम करने जाते हैं, तब भी आपको यहाँ पर संपर्क करना चाहिए। अच्छा, इनके साथ में जो देखिए बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स वाले लोग होते हैं, आपको उनसे भी संपर्क करना चाहिए। अब देखिए जब आप उनसे संपर्क करेंगे तो संपर्क करने के देखिए 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर आप सर्वे फार्म के थ्रू जा रहे हैं तो आप अपने विषय में बता सकते हैं कि मैं सर्वे के लिए आया हूँ। अब देखिए पिछली वीडियोस में मैंने इस विषय में डिटेल दिया हुआ है, तो आप कैसे कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे इसके विषय में फिर दोबारा मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो आप उस तरीके से अपनी बात शुरुआत कर सकते हैं। या फिर अगर आप सर्वे फार्म पर काम नहीं भी करना चाहते हैं, तब आप क्लाइंट से जब आप मिलेंगे तो आप उससे कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि सर मैंने आपके विषय में पता किया और मेरे दोस्त मित्रों ने मुझे बताया कि अगर मैं आपसे संपर्क करूं तो आप मुझे बिल्कुल सटीक मार्गदर्शन कर सकते हैं। सर मैं जीवन बीमा का एजेंट हूं और मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं सर, उनके बच्चों को एजुकेशन देनी है, मैं एक सही सलाह देना चाहता हूं और मैं अपना मार्गदर्शन पाने के लिए सर मैं आपसे संपर्क किया हूं। आप उनसे फिर पता कर सकते हैं कि एक बच्चा अगर हाई स्कूल में है तो सर उसके लिए आगे की जो व्यावसायिक एजुकेशन है उसके लिए कौन कौन से रास्ते हैं। एक बच्चा मेडिकल लाइन में जाना चाहता है तो उसको कौन कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए। मान लीजिए अगर कोई बच्चा है और वह आर्किटेक्चर सेक्टर्स में जाना चाहता है, तो जब आप इस उद्देश्य से भी किसी क्लाइंट से संपर्क करते हैं तो सबसे पहले तो आप अपना एक बेहतर परिचय देते हैं। बेहतर परिचय क्या, देखिए एक टीचर है, प्रोफेसर है या विद्यालय शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो इसका मतलब वह व्यक्ति शिक्षित है, वह चीज़ों को समझता है। तो जब आप इस उद्देश्य से किसी व्यक्ति के लिए मिलेंगे तो आप अपनी एक ऐसी छवि का निर्माण करेंगे कि आप समाज के विषय में फिक्रमंद हैं, यानी आप अपनी एक पॉजिटिव छवि छोड़ कर आएंगे। तो सबसे पहला चीज उनसे संबंध बन गया। अगली बार अगर रोड पर कभी उनका और आपका आमना सामना होता है तो वह व्यक्ति आपके लिए परिचित होंगे। आप उनको नमस्कार कर सकते हैं, सर नमस्ते और बताइए क्या हालचाल है। सर अगर आपको कहीं भी कोई जीवन बीमा से संबंधित कोई भी अगर समस्या हो तो जरूर संपर्क कीजिएगा। तो भले ही आप किसी व्यक्ति से पहली बार सिर्फ इस तरह की जानकारी के लिए संपर्क करें, वहां पर आप अपना संबंध डेवलप कर सकते हैं, आप अपना फ्यूचर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए वह जो टीचर हैं या जो भी मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मान लीजिए कि उनको जो आप जानकारी मांग रहे हैं उनके पास वह जानकारी नहीं है, तो फिर आप उनसे यह आग्रह कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि सर आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का परिचय दीजिए जो हमको इस विषय में जानकारी दे सकें। क्या लगता है वह आपको जानकारी देंगे कि नहीं देंगे? क्या उनको ऐसे व्यक्ति के विषय में पता होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से पता होगा। तो सबसे पहला तो आपने संबंध उस व्यक्ति से बनाया, दूसरा उसके जरिए किसी तीसरे व्यक्ति से बनाया। अच्छा देखिए, यहां पर एक बहुत बड़ी गणित मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर जीवन बीमा कारोबार में सफल होना है
तो मुझे लगता है कि यह आपके सफलता की कुंजी हो सकती है, बशर्ते कि आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। यह सफलता की कुंजी क्या है जानते हैं? अगर जिसको कहा जाए ना बिल्कुल ज़मीनी स्तर तो कहना गलत होगा, अगर बिल्कुल रफली भाषा में अगर कहा जाए तो एड़ा बनकर पेड़ा खाना सीखिए। अब मुझे नहीं पता है कि आप इस शब्द को या इस वर्ड को किस रूप में लेंगे। हाँ, मैं अपनी बात को स्पष्ट जरूर करना चाहता हूँ। देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि सपोज दैट LIC में कोई प्लान आया, ठीक है ना, और मैं यह समझता था कि यार यह जो क्लाइंट हैं, इन क्लाइंट को अगर मैं सही ढंग से मोटिवेट कर दिया तो यह पॉलिसी ज़रूर खरीद लेंगे। तो सबसे पहले पॉलिसी को मैं भली भांति समझता था और समझने के बाद मैं उस क्लाइंट के पास चला जाता था। जाने के बाद मैं कुछ नहीं कहता था, सर और बताइए क्या हाल चाल है, सर आज खाली हैं आप, हाँ बताइए क्या बात है। तो मैं उनसे ये कहता था, सर LIC में एक बड़ा बढ़िया प्लान आया, देख यार रितेश पॉलिसी की बात मत करना। सर मैं पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर मेरी नज़र में सर आपसे अच्छी राय देने वाला कोई नहीं है। सर मैं ये चाहता हूँ कि एक बार सर आप मेरे इस प्रेजेंटेशन को देखें और मेरे अंदर क्या कमी है सर वो तो कम से कम आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। और सिर्फ यह बताकर कि मैं बताऊं कि अच्छे ढंग से मैं पॉलिसी को बताऊंगा और वो मेरा मार्गदर्शन करेंगे, इस उद्देश्य से मैं उनको पूरी की पूरी पॉलिसी, पूरा डेफिनेशन ध्यान से समझाता था। और जब इस तरह से मैं 10 से 15 लोगों को पॉलिसी समझाता था तो बड़े आराम से 4-5 पॉलिसियां तो मेरी डन हो ही जाती थी। तो जब आप इस तरह से प्रयास करते हैं तो आप पाएंगे आप अगले को सम्मान देते हुए, अगले से अपना मार्गदर्शन लेते हुए आप पॉलिसी का प्रेजेंटेशन कीजिए और बीमा क्लोज कीजिए। अभी लोग बोलते हैं ना कि आज सर्वे फार्म पर काम नहीं होता है। अरे यार काम होता क्यों नहीं है? आप किसी क्लाइंट से मिलिए ना, आपका जो क्लाइंट है, अरे यार देखो यार एक काम मिल गया है मेरे को, ये सर्वे करना है, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ मेरे को समझ में नहीं आता। तो तुम एक काम करो, किसी अपने दोस्त के यहाँ चलो ना, और तुमसे अच्छा मार्गदर्शक मेरे लिए कौन होगा? आप इस आधार पर काम करके देखिए। आप अपने उस क्लाइंट से बोलिए कि देखो यार तुम्हारा जो भी मित्र सबसे ज़्यादा समझदार हो, जो सही मार्गदर्शन कर सकता हो, आप अपने किसी ऐसे क्लाइंट से आप मेरे को मिलाओ, क्योंकि मैं भी थोड़ा देखना चाहता हूं कि भाई फील्ड में जाऊंगा कहीं गलती कर दूंगा तो दिक्कत होगी। तो हमारा जो आपका क्लाइंट होगा वो सारी बातें जब हमको बताएगा तो भाई मेरे लिए भी एक रास्ता साफ हो जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ इस तरीके को अपनाकर मैंने न जाने कितने सर्वे किए हैं। क्या आपने इस ओर काम किया है क्या? इस तरीके को अपना कर देखिए ना। लोग कहते हैं कि रिबेट के बगैर बीमा नहीं होता है। मैं कहता हूं कि बिना रिबेट के बीमे होते हैं, हम उस दिशा में सोचते नहीं हैं। अब मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग अभी क्या है, पीछे जो वीडियो का जो पिछला हिस्सा था वो देखकर पीछे ही वो चले गए होंगे। वीडियो का यह जो छोटा सा जो जानकारी है, यह जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, कमेंट करके बताइएगा ना। तो जिन लोगों ने पहले ही वीडियो को क्लोज कर दिया कि वीडियो बहुत लंबी है, क्या उनको बेनिफिट होगा क्या? इसी से मैं कहता हूं कि जब भी हमारे चैनल पर कोई वीडियो पोस्ट होती है तो आप हमारी पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि निश्चित रूप से आपके फायदे की कुछ न कुछ जानकारी तो जरूर मिलेगी। अच्छा देखिए, एक बेनिफिट वाली बात और बताता हूं। देखिए, आपके क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे, तो उन बच्चों को टीचर की जरूरत होगी, और वह जो टीचर है या जो कोचिंग सेंटर वाला व्यक्ति है उसको छात्रों की आवश्यकता है। तो आप अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, आप उनको मोबाइल से जो व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, आप यह जो टीचर हैं सबसे पहले इनसे बता दीजिए कि सर बताइए अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। भाई हमारा क्लाइंट बेस ऐसा है, तो अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं, कौन कौन सा विषय पढ़ाते हैं, आप ऐसा कुछ दे दीजिए। या आपका कोई एडवर्टाइजमेंट वाले कुछ चीज़ें अगर अवेलेबल हैं तो आप हमको दे दीजिए, सर हम आपका ऐड कर देते हैं। आप अपने क्षेत्र के लोगों को इसके विषय में जानकारी दे देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, या किसी से मुलाकात होती है आप उसको बता देते हैं कि भाई हमारे परिचित एक टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, न हो तो आप वहाँ संपर्क कर लीजिए। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी कोचिंग सेंटर वाले को या किसी टीचर को एक छात्र मिलता है, यानी उसकी कमाई बढ़ती है। तो जब उसकी कमाई बढ़ती है तो निश्चित रूप से आपके बीमा कारोबार बढ़ने की संभावना बनेगी कि नहीं बनेगी। दूसरी ओर, जिस परिवार के बच्चे को आपकी वजह से एक अच्छा टीचर मिल गया, एक अच्छा ट्यूटर मिल गया, वह परिवार आपका आभारी होगा कि नहीं होगा? आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों, मैंने किसी LIC की ब्रांच में मैं गया हुआ था और वहाँ पर मैंने एक बड़ा अच्छा लाइन मैंने पढ़ा था, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे,
नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, नावों को बदलने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, दिशा को बदल दो किनारे बदल जाएंगे। तो हमको अपने देखने के नज़रिए को बदलना है। हम किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, इस चीज़ पर यह निर्भर करता है कि हमारी सफलता किस दिशा की ओर है। आइए अब हम मेडिकल क्षेत्र की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि यह भी बहुत ज़रूरी है। वास्तव में अगर आप मेडिकल क्षेत्र में काम करना शुरू कर देते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ना, आप चाहे एमडीआरटी करना चाहते हो, सीओटी करना चाहते हो, टीओटी करना चाहते हो, या फिर अगर एलआईसी में क्लब मेंबरशिप वाला कोटा हो गया, डीएम क्लब मेंबर, जेडएम क्लब मेंबर, सीएम क्लब मेंबर, या फिर कॉरपोरेट के सदस्य होना चाहते हैं, तो अगर आप इन चीज़ों में अगर आप जाना चाहते हैं, बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप मेडिकल क्षेत्र में एंट्री मारें। शुरुआत में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर इस क्षेत्र में आपने अपनी पैठ बना ली तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको बड़ी बड़ी सफलताएं बड़े ही आसानी से मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, आपके क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो क्लिनिक सेंटर्स हैं, डायग्नोसिस सेंटर्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, आप इनसे संपर्क करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, एक कमाल का तरीका मैं बताता हूँ। जब आप यहाँ पर जाते हैं, मान लीजिए आपकी मुलाकात किसी डॉक्टर से हो जाती है, तो हो सकता है कि शुरुआती दौर में जब आप किसी डॉक्टर से मिलें तो आपको वहाँ पर हिचकिचाहट महसूस हो। आप किसी सर्जन से मिलें तो आपको उनसे बातचीत शुरुआत करने में हिचकिचाहट महसूस हो। ऐसी कंडीशन में मैं एक रामबाण तरीका बताता हूँ, आप इसको अपना कर देखिएगा। मुझे पक्का पता है कि आप इतने सहज हो जाएंगे ना कि आप उनसे बीमा पॉलिसी की बात करनी हो या फिर नॉर्मल कोई बात करना हो, यह सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। आप उनसे उनके संघर्ष की कहानी पूछिए। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। आप उनसे सिर्फ इतना कहिए कि सर, आप मेरे लिए रोल मॉडल हैं। सर, मैंने आपके विषय में सुना है, लेकिन सर मेरी दिली इच्छा यह थी कि कभी आपसे मिलने का मौका मिले तो मैं आपसे आपके संघर्ष की कहानी सुनूं। सर, आप आज इस स्तर तक पहुंचे हैं, समाज के लोगों में आपका नाम है। सर, आप कुछ अपने विषय में बताइए। आप ऐसा करके देखिए और उनको ध्यान से सुनिए। वो आधा घंटा समय लेता है ना, 1.5 घंटा समय लेता है, 2 घंटा समय लेता है, आप उसको लेने दीजिए। आप ध्यान से सिर्फ सुनिए और इससे बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, वह जो व्यक्ति है ना, वह आपका बहुत बड़ा मित्र हो जाएगा। आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपना सम्मान और अपनी बड़ाई बहुत अच्छी लगती है। तो जब आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं, किसी सर्जन से मिलते हैं, या फिर किसी बड़े पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं और आप उनको सम्मानित करते हैं, आप उनकी बड़ाई करते हैं और उनके विषय में जानने की कोशिश करते हैं ना, तो ऐसे लोगों के मन में आपकी एक अलग छवि उभरती है। आप इस दिशा में कोशिश कीजिए, भले ही 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, लेकिन लगातार प्रयास कीजिए, करके देखिए। एक बार अगर आप इस बेल्ट में एंट्री कर गए, और मैं सिर्फ यूं ही नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोगों को मैंने बोल बोलकर और इस दिशा में मैंने काम कराया है। आज दशा यह है कि यह लोग सिर्फ इस क्षेत्र में घूमते हैं, तो आपको भी इस दिशा में काम करना चाहिए। अच्छा देखिए, अगर आप इस क्षेत्र में घूमते हैं तो बेनिफिट क्या होगा? चाहे आप हॉस्पिटल्स देख लीजिए, डॉक्टर्स को देख लीजिए, सर्जन्स को देख लीजिए, विभिन्न प्रकार के क्लिनिक सेंटर्स को देख लीजिए, विद्यालय को देख लीजिए, तो यहाँ पर विभिन्न तरह के रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। आप इन लोगों से यह बोल सकते हैं कि सर, अगर आपको कभी भी जो है किसी स्टाफ की आवश्यकता हो तो सर एक बार आप मेरे कान में ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं जिनको रोजगार की तलाश होती है। तो आपकी मदद से अगर किसी की सर हेल्प हो जाएगी तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जब आप इस तरह की बात किसी से करते हैं ना, तो उस व्यक्ति के मन में, आप जिससे बोल रहे हैं उस व्यक्ति के मन में भी आप सिर्फ एक अभिकर्ता वाली छवि नहीं बनाते, आप समाज के हितैषी हैं, आप लोगों के हितैषी हैं, इस तरह की एक छवि का निर्माण करते हैं। आप करके देखिए ना। अब देखिए, अगर सपोज दैट आप किसी मेडिकल स्टोर वाले से मिलते हैं, क्लिनिक सेंटर से या डायग्नोस्टिक सेंटर वाले से मिले, या सपोज दैट आपके क्षेत्र का कोई दुकानदार है, कपड़े वाला व्यापारी हो, जनरल स्टोर वाला व्यापारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप उनका प्रचार प्रसार करने के लिए आप सामने से बोलिए ना, लेकिन बिना उनसे बोले हुए आप किसी का प्रचार प्रसार मत कीजिएगा। बोलना तो जरूरी है, बोलना जरूरी इसलिए है क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। कल की डेट में अगर कोई क्लाइंट उसके पास पहुंचे तो पहुंचने के बाद जब वह उससे कहे कि अरे वो मेरे एलआईसी एजेंट है ना, उन्होंने बोला कि आप यहाँ मिले, तो सर मैं मिलने के लिए आया हुआ था। आप भी इस चीज़ को मानेंगे कि अगर एक छोटा सा बच्चा है, अगर वह रोए नहीं तो उसके माँ को भी यह एहसास नहीं होता है कि बच्चा भूखा है। तो
तो यह एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। हर स्तर पर एहसास दिलाना ज़रूरी है कि हम आपके लिए कर रहे हैं, हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं और फ्री ऑफ कास्ट कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो कहा जाए बेनिफिट है वो परोक्ष रूप से छिपा हुआ है, लेकिन सर्वप्रथम तो हम आपके लिए लगे हैं, यह एहसास कराना जरूरी है। क्योंकि जब आप इस तरह के लोगों का प्रचार करते हैं और लोग यहाँ पर जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनका कारोबार बढ़ता है। कारोबार बढ़ेगा यानी आपके बीमा बेचने की संभावनाएं बढ़ेंगी। अच्छा, दूसरा चीज़, आप जो अपने क्लाइंट को रेगुलर, वो क्या है, जीवन आनंद, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन शिरोमणि और बीमा श्री, ये जो पॉलिसियों के तमाम तरह के ऐड देते रहते हैं ना, वो आपकी जो एक छवि बनाई हुई है कि यार ये जो एजेंट है सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है, सबसे पहले अगर आपको इस चीज़ को तोड़ना है तो आपको इस दिशा में काम करना होगा। आप 10 दिन इस तरह की पोस्ट करके देखिए और एक दिन आप अपनी पोस्ट करके देखिए आपकी पोस्ट पर रिप्लाई आता है कि नहीं आता है। अब देखिए है क्या, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं या फिर आप किसी पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस राइडर जैसे बेनिफिट को ऐड करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यह जो डिपार्टमेंट है, यह डिपार्टमेंट आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। क्योंकि विभिन्न तरह के रोगों में किन तरह के खर्चे होते हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, आप इसकी सटीक इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता कर सकते हैं। सपोज दैट आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं, किसी सर्जन से मिलते हैं और आप उनसे किसी बीमारी के विषय में पूछते हैं, निश्चित रूप से उनके पास समय नहीं होगा, लेकिन वह आपके लिए किसी स्टाफ को बता सकते हैं कि आप इनसे जाके संपर्क कर लीजिए, मैं बात कर ले रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। आप इन अस्पतालों से विभिन्न तरह के केस स्टडी ले सकते हैं। सपोज दैट किसी परिवार में किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ था, आपको कैंसर केयर पॉलिसी बेचनी है या इस तरह की कोई दूसरी पॉलिसी सेल करनी है, तो अगर आपके पास ये पता है कि किसी परिवार में कैंसर हुआ था तो कैंसर के कारण उनको किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनको कितना पैसा पेमेंट करना पड़ा, ये कोई केस स्टडी उठा लीजिए, आप उस परिवार से मिलिए, उस परिवार की वर्तमान स्थिति का पता कीजिए, पास्ट का पता कीजिए। और जब आपके पास एक सटीक आंकड़ा होता है, सटीक डिटेल होती है, सटीक केस स्टडी होती है और उसकी डिटेल आप किसी क्लाइंट से रखते हैं ना, वो क्लाइंट छोटा हो, वो क्लाइंट बहुत बड़ा पूंजीपति हो, आप किसी के सामने अगर एक्चुअल आंकड़े के साथ डिस्कस करते हैं ना, आपकी बातों में दम होता है, आपके प्रेजेंटेशन में दम होता है। आप सपोज दैट किसी क्लाइंट को यह बताते हैं कि देखो सर, आज की डेट में 2024 में इस परिवार ने इलाज कराया, खर्च इतना था। आज के अगर सपोज दैट 10 साल के बाद, 5 साल के बाद अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की बीमारी हो जाती है तो सर खर्च क्या होगा। आप उस हिसाब से क्लाइंट को मोटिवेट कर सकते हैं, उसको भविष्य के प्रति जागरूक कर सकते हैं, आप उसको जो हेल्थ इंश्योरेंस की सुरक्षा है वो दे सकते हैं। अब इसके बाद इस वीडियो का सबसे आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वह यह है कि रोजगार के अवसरों की तलाश करें। मैं आपके रोजगार के अवसर की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे कहानी याद आ रही है, लेकिन कहानी थोड़ी लंबी है, अगर मैं कहूँगा तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो चलिए कभी और हम उस कहानी को रखेंगे। कहानी का सार सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप अपने लिए सोचते हैं ना, तो आपकी जो सोच है, आपकी जो कोशिशें हैं वो काफ़ी छोटी हो जाती हैं। जब आप दूसरों के लिए समर्पित हो जाते हैं तो आपकी सोच और कोशिशें दोनों बढ़ जाती हैं, और सिर्फ यही नहीं बढ़ती, आपका लाभ भी बढ़ जाता है। तो आपको खोजना क्या है कि आपके जितने भी क्लाइंट हैं, उनके परिवार में जितने भी बेरोजगार लोग हैं, उनमें से मैक्सिमम कितने लोगों को किस तरह का रोजगार दे सकते हैं। कम से कम इस तरह की सूचना देने के लिए कुछ जगह का तो आपको तलाश करना होगा ना। यह तलाश आप कहाँ से करेंगे? तो 2 जगह तो मैंने आपको बता ही दिया, एक तो मेडिकल सिस्टम बता दिया, दूसरा जो है एजुकेशन सिस्टम बता दिया। इसके बाद देखिए, आपके क्षेत्र में बहुत सारी हार्डवेयर की दुकानें होंगी, आपके क्षेत्र में बहुत तरह के कल कारखाने हो सकते हैं, विभिन्न तरह के सर्विस सेंटर्स हो सकते हैं। जैसे देखिए, बजाज के सेंटर्स हैं, स्कूटी के सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर इनकी जब सर्विसिंग की जाती है तो तमाम तरह के लोग काम करते हैं। अगर आप अपने क्षेत्र के किसी सिटी में चले जाएं, ज़िले में चले जाएं, या कुछ भी जो ऐसी जगह जहाँ पर कि थोड़ी सी ग्रामीण एरिया से बढ़कर अगर कोई जगह है, तो वहाँ पर ट्रैक्टर हो गया, ट्रक्स हो गए, इनके सर्विस सेंटर्स होते हैं। वहाँ पर तमाम तरह के लोगों को काम करने की ज़रूरतें पड़ती रहती हैं। इसके बाद बड़े बड़े मॉल्स हो गए, बड़ी बड़ी दुकानें हो गई, वहाँ पर सेल्समैन की आवश्यकता पड़ती है, आप ऐसी जगह की तलाश कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग शादी विवाह के कारोबार से जुड़े होते हैं, जैसे टेंट वाले हो गए,
कैटरिंग सिस्टम्स हो गया। तो इस तरह के लोगों के बीच में आपको संपर्क बनाना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारा विवरण मैं दे दिया हूँ, अगर उसी को मैं दोहराऊंगा तो कोई विशेष फायदा नहीं होगा। इस तरह की डिटेल जब आपके पास होती है तो सबसे पहले रोजगार के अवसर आप अपने लोगों को दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, हीरो कंपनी के शोरूम की जानकारी आपके पास है, डिटेल है, वहाँ के लोग आपको जानने लगते हैं और आप इसकी जानकारी अपने क्षेत्र के लोगों को देते हैं, तो निश्चित रूप से आपके संपर्क के लोग अगर वहाँ पर जाके गाड़ी खरीदते हैं तो आपकी एक प्रोफेशनल छवि बनेगी। दूसरा चीज़, जब लोग वहाँ पर जाएंगे और आपके विषय में बात करेंगे और वहाँ का जो उस शोरूम का सपोज दैट मैनेजर है या जो वहाँ का स्टाफ है वह बताएगा कि नहीं हम इनको जानते हैं, तो उस क्लाइंट के मन में आपकी क्या छवि बनेगी, इसका एक अनुमान आप लगा सकते हैं। तो इस तरह का अगर आप बहुमुखी लाभ पाना चाहते हैं तो आपको इस दिशा में काम करने की ज़रूरत होगी। वीडियो आपको कैसी लगी यह वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइज़र को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम जी।